Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. Welcome to the third part of our direct tax amendments relevant for May 24 and November 24 examinations. आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया होना चाहिए, जिसमें पार्ट 2 में हमने इससे इमीडिएटली प्रीवियस सेशन के अंदर कवरेज कर लिया था कैपिटल गेन के सारे अमेंडमेंट्स का एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सारे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स का, और एक बड़ा अमेंडमेंट हमने डिस्कस करना बाकी रखा था जो हमें आज कवर करना है इस सेशन में 56(2) क्लॉज 13 जो नया ऐड किया गया है। अगर क्विकली डिस्कस करें हमने पार्ट 2 में क्या क्या कवर कर लिया था, तो कैपिटल गेन में आपने 45(5)(a) का अमेंडमेंट, 47 उन दो चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसके रिलेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 49 में दिया था, 48 में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता जो किसी और सेक्शन में मिल चुका है, उसका एक छोटा सा क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट, 50AA मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन कैसे किया जाएगा जिसके स्पेशल प्रोविजन इंसर्ट किए गए हैं, 54 के एग्जेम्पशंस जिसके अंदर 54 और 54F में 10 करोड़ का कैप डाला गया है, 55 का COA और COI सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स के रिलेटेड, ये सब हमने कवर कर लिया था। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर फैमिली पेंशन के रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हमने पेंडिंग रखा है 115 BAC के साथ पढ़ने के लिए, 115BBJ का जो ऑनलाइन गेम्स का डिस्कशन है वो भी पेंडिंग रखा है TDS के साथ पढ़ने के लिए, एंड जो 56(2)(7)B है उसमें हमने कवर किया था कि पहले जो सिर्फ रेसिडेंट को शेयर्स इशू करने पे लगता था वो अब किसी भी पर्सन को शेयर्स इशू करने पे लगाया जाएगा। एंड अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट पे 56(2)(13। 56(2)(13 पढ़ने के लिए पहले 10(10)D पढ़ना पड़ेगा। 10(10)D तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता था सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो प्रोसीड्स मिलते हैं इंक्लूडिंग बोनस, दैट इज सम अश्योर्ड प्लस बोनस, वो 100% एग्जिम्प्ट होता है। ये बात 10(10)D में से हमने कब से पढ़ी हुई है और हम जानते हैं अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम है, वो उसके सम अश्योर्ड का नॉट इंक्लूडिंग बोनस, सम अश्योर्ड का अप टू 10% है। इसका मतलब अगर कोई पॉलिसी है उसका सम अश्योर्ड है 1 करोड़ और उसका 10% दैट इज 10 लाख का ही एनुअल प्रीमियम जाता है उसमें, तो फिर उस केस में वो पॉलिसी जब भी मैच्योर होगी, चाहे डेथ पे हो या अदरवाइज, उस पे मुझे 100% एग्जेम्पशन मिलेगा ऑफ द मैच्योरिटी प्रोसीड्स। यानी अगर 1 करोड़ की पॉलिसी थी प्लस बोनस मिला है 20 लाख का तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। एंड साथ साथ में आप सेक्शन 80C में पढ़ते हैं कि आपको डिडक्शन मिलता है प्रीमियम के अमाउंट का, जो एनुअल प्रीमियम आप पे करते हैं जो मैक्सिमम 1.5 लाख पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि सेक्शन 86 का रिस्ट्रिक्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इतनी बातें तो आप जानते हैं, इसमें तो कोई बदलाव वाली बात नहीं की मैंने, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि प्रैक्टिकली आपको ऐसी कोई पॉलिसी मिलेगी भी नहीं जिसका जो प्रीमियम है वो 10% से ज्यादा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसी पॉलिसी बनाती है तो उसका सेलेबल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कहेगा कि ये पॉलिसी खरीद लो, मैच्योरिटी के वक्त टैक्सेबल होगा। अब बोलोगे वाह बेटा तू बेचने आया है तभी बता रहा है पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी आपको मार्केट में प्रैक्टिकली पॉलिसीज यही मिलेगी जिसमें 10% तक का ही सम अश्योर्ड होगा। तो समझो अगर कोई बहुत बड़ी पॉलिसी है, 100 करोड़ की पॉलिसी है, 100 करोड़ का सम अश्योर्ड है और उसका एनुअल प्रीमियम 10% तक 10 करोड़ तक है, तो सर अगर मैं 10-10 करोड़ की पॉलिसी वाली प्रीमियम भर रहा हूं और उसका सम अश्योर्ड डेथ हो जाने पे या अदर सिचुएशंस में जब मुझे मिलेगा तो बोनस के साथ जितना भी मिलेगा वो भी 100% एग्जेम्प्ट होगा। हाँ जी, वो भी 100% एग्जेम्प्ट होगा। अब आपको सुनने में लगना चाहिए सर 10% वाली बात अभी तक तो ठीक लग रही थी कि कोई भी पॉलिसी छोटी पॉलिसी है वो 10% तक पता चलता है, पर ये तो रिलेटिव मेजर से पता चला। एब्सोल्यूट मेजर में सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि 10% रिलेटिवली भले ओके होगा, बट एब्सोल्यूटली तो कई बार बहुत बड़ा हो सकता है कि 1 करोड़ की पॉलिसी है और प्रीमियम 8-8 लाख चुकाते हैं हम साल का, तो ये तो अमीर लोग करते होंगे, हाई क्लास सोसाइटी वाले करते होंगे, HNIs करते होंगे, उनको भी पूरा पूरा एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये अब बदलना चाहिए और 1/4/23 एंड ऑनवर्ड्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए
उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया 1010D में। अब मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाने जा रहा हूं 1010D का। 56(2)(13 बाद में पढ़ेंगे, पहले 1010D पढ़ना पड़ेगा, फिर ही 56(2)(13 पढ़ पाएंगे। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इशू की गई है ऑन और आफ्टर 1/4/23, उनके लिए ये अमेंडमेंट रेलेवेंट होगा। यानी अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/23 के पहले ले ली थी तो दिमाग ना लगाएं, जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहेंगे कि अगर 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक है तो 100% एग्जेम्प्ट है, चाहे डेथ हो या मैच्योरिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर कोई पॉलिसी इशू हुई है 1/4/23 या उसके बाद, तो उस केस में आपको 1010D में कुछ नई बातें डाली गई है। 1010D में अब क्या डाला गया है, इन केस वेयर एन असेसी हैज अ सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हो सकता है ना आपने मल्टीपल ली हो, कितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो ना, जितना पैसा है उतनी लो, जितनी आपको रिस्क कवर करना है करो, 4 इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है 4 लो। पर अगर आपने एक ही ली है, अदर देन यूलिप, यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है, ये इंटर की सिलेबस में नहीं है, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपको यूलिप का कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि यूलिप का जो टैक्सेशन है वो 45(1)(b) में कवर्ड है और वो इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो आपको खाली LIP से मतलब है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सिंपल रिस्क कवर वाली पॉलिसी। ये जो यूलिप पॉलिसी होती है इसमें रिस्क भी होता है, रिटर्न भी होता है, ये खाली सिंपल रिस्क कवर पॉलिसी है, आपकी LIP पॉलिसी। इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/23, अगर एक ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके पास जो 1/4/23 या उसके बाद इशू की है, यानी 1/4/23 के पहले कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसको भूल जाओ, 1/4/23 या उसके बाद कोई इशू की है और ऐसी एक ही पॉलिसी है, exemption under this section would not be available in respect to any life insurance policy issued on or after 1/4/23 if the amount of premium payable exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of such life insurance policy। Absolute condition भी डाल दी है, अब पहले सिर्फ रिलेटिव कंडीशन थी और वो अभी भी है, यानी 10% ऑफ सम अश्योर्ड वाली बात पहले भी थी अभी भी है, लेकिन अब उसके अलावा एक और बात क्या डाल दी है कि भले तुम्हारी पॉलिसी का प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% तक के अंदर होगा, लेकिन अगर तुम्हारा पूरी पॉलिसी के टेन्योर में किसी भी साल का प्रीमियम 5 लाख के ऊपर गया तो माफी चाहेंगे, हम आपको एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे, और अगर हम आपको एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे तो वो टैक्सेबल होगा। तो वो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा, 56(2)(13 बोलता है, मेरी वजह से पढ़ना चालू किया था, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा, और कैसे होगा वो मैं रूल्स में बताऊंगा। तो 56(2)(13 रेड विथ रूल्स, IFO इसमें टैक्सेबल किया जाएगा इन द ईयर ऑफ मैच्योरिटी, वो सिखाएगा हमें। तो पहले पॉइंट ने एक बहुत नई इंपॉर्टेंट बात बता दी कि अगर किसी भी साल का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख से ज्यादा है और वो पॉलिसी 1/4/23 या उसके बाद इशू की गई है और आपकी एक ही ऐसी पॉलिसी है, तो फिर उस केस में वो टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज पर 56(2)(13 रेड विथ रूल कि कैसे कंप्यूट करना है। अब जैसे ही ये सेक्शन बनेगा ना तो लोगों के दिमाग में आइडियाज आने चालू होंगे, एंड आइडियाज आने की वजह से ही सरकार ने उसे फुल प्रूफ बनाने के लिए सेकंड पॉइंट डाला है। आप में से कई लोग क्या होशियारी लगाने जाएंगे अब, तो सर एक पॉलिसी उसकी प्रीमियम 5 लाख के ऊपर गई तो प्रॉब्लम है ना, हम सर है ना, हम 10 पॉलिसी लेंगे, 10 पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 50,000 50,000 50,000, हम बहुत सारी पॉलिसीज लेंगे और बहुत सारी पॉलिसीज में कोई भी पॉलिसी 5 लाख के ऊपर नहीं जाएगी। अब बोलो सर अब क्या करोगे, तुमसे पहले सरकार सोच लेती है ये सब, एंड सरकार ने दूसरा पॉइंट पहले ही रेडी किया है। उन्होंने क्या बोला है, इन अ केस वेयर एन असेसी हैज मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/23, अगेन इंपॉर्टेंट है ये बात, 1/4/23 या उसके बाद जितनी भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं वो सारी 1/4/2023 या उसके बाद, मतलब उसके पहले ले ली, उसका प्रीमियम कुछ भी था जाने दो, उसकी तो आपकी टैक्सेबिलिटी जैसे थी वैसे ही रहेगी, यानी 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक है तो एग्जेम्प्ट ही है। लेकिन अगर 1/4/23 या उसके बाद आपने मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है तो हम क्या करेंगे, इन केस वेयर अ प्रीमियम इज पेबल फॉर मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/23 एंड द एग्रीगेट of the premium payable on such life insurance policies exceed 5 lakh,
यानी कि छुटक छुटक जितनी पॉलिसी ली है 1/4/23 या उसके बाद, उन सबका प्रीमियम जोड़ो हर साल जितनी भी पॉलिसीज है उसका प्रीमियम जाता होगा ना, उसको जोड़ो। अगर किसी भी साल 5 लाख से ऊपर चला गया, 5 लाख से ऊपर चला गया, तो सेकंड पॉइंट अट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सीड्स 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एनी सच लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को बिछा दो आने वाले जितने भी सालों में, वो जितनी भी मैच्योरिटी है उनकी, उनके टेन्योर में, और देखो कि क्या कोई भी ऐसा साल हो गया जिस साल में उन पॉलिसीज का एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख क्रॉस हो गया। अगर हां तो एग्जेम्पशन मिलेगा तो सही, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ दोज LIPs एट द ऑप्शन ऑफ द assessee whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh for any of the previous year during their term। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं ये? सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली सुनो, समझ में आ जाएगा। मैंने 1/4/23 के दिन 3 पॉलिसीज ले ली। 1/4/23 के दिन 3 पॉलिसीज। इसका प्रीमियम है 2 लाख, इसका प्रीमियम है 2 लाख, और इसका प्रीमियम भी है 2 लाख। पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। कोई भी पॉलिसी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन मल्टीपल पॉलिसीज है ऑन और आफ्टर 1423। ये तीनों पॉलिसी 10 साल की लाइफ है, और तीनों पॉलिसी का सम एश्योर्ड 20 लाख 20 लाख 20 लाख है। 2 लाख 2 लाख 2 लाख प्रीमियम, 20 लाख 20 लाख 20 लाख सम एश्योर्ड। तीनों में से कोई भी 5 लाख के ऊपर तो गया नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट तो लगा नहीं। पर तीनों पॉलिसी 1423 या उसके बाद इशू की गई है, तो मुझे क्या बोला गया? पहले जोड़। हमने जोड़ा तो क्या 5 लाख के ऊपर चला गया? यस सर। 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, तो फिर सेकंड पॉइंट अट्रैक्ट हो गया। अब सेकंड पॉइंट अट्रैक्ट हो गया तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? अब ये जो तुमने 3 पॉलिसीज देखी ना, इसमें कैसे भी जोड़े बनाओ, और जोड़े बना के जिन भी पॉलिसीज का एग्रीगेट 5 लाख तक रहा उनको अपनी इच्छा से एग्जाम कर लेना, और बाकी बची हुई टैक्सेबल हो जाएगी। अपनी इच्छा से सिलेक्ट कर लेना। वो आप मैच्योरिटी प्रोसीड्स देख के सिलेक्ट कर सकते हो कि किसमें ज्यादा टैक्स आ रहा होगा आपके बेनिफिट के हिसाब से। तो आपने देखा ए, बी और सी 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अगर इन दोनों को मिलाता हूं ए और बी तो 4 लाख ही होता है, 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ए और बी एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो सी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। फिर आपने सोचा सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सर बी और सी को मिला दो, बी और सी को, ए को मत मिलाओ, बी और सी को मिला दो। 2 लाख 2 लाख तो भी तो 4 लाख हो रहा है, तो भी सर क्या मैं बी और सी को एग्जेम्प्ट कर सकता हूं और ए फिर टैक्सेबल हो जाएगा? यस। आपने कहा फिर सर एक काम करो, आप ए और सी को मिला दो। ए और सी को मिलाओगे तो भी टोटल 4 लाख पे पहुंचेगा, 5 लाख तक ही है, तो क्या ए और सी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? यस। पर फिर क्या बी टैक्सेबल हो जाएगा? यस। सर तीनों को मिलाओ ना, तीनों को। अरे तीनों को मिलाएंगे तो 5 लाख क्रॉस हो रहा है, ये नहीं चलेगा। ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसमें 5 लाख क्रॉस ना हो, तो उन जोड़ों का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और बाकी बची हुई पॉलिसीज 56(2)(13) के तहत टैक्सेबल कर दी जाएगी। अब आपके मन में अगर ये क्लियर हुआ होगा ना, तो और नई खुराफातें आएंगी। सर ऐसा करो, इस क्वेश्चन में एक पॉलिसी पहले ली है, 2 पॉलिसी बाद में ली है। समझो सर ये वाली जो एक पॉलिसी है ना, वो 2022 में ली, और ये दोनों 2023 के 1/4 डेट की बाद ली। 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब बताओ सर, ये वाली को तो भूल जाओ, ये वाली तो ओके ही है, क्योंकि ये तो 1/4/23 के पहले ले ली, और सम एश्योर्ड का 10% ये अमाउंट देखते ही नहीं, भूल जाओ। बाकी दोनों मिला जुला के कितनी होती है? 4। और इंडिविजुअली भी 5 क्रॉस नहीं हो रही, दोनों एग्जेम्प्ट है, दोनों एग्जेम्प्ट है, दोनों में से एक भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो भी हम नीचे 10 एग्जांपल्स में देखेंगे, जो मैंने नहीं बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं, गाइडलाइंस में बना के दिए हैं। उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। However, to get the exemption, the condition not exceeding 10% also needs to be satisfied। वो तो रहेगा ही, और मैंने कहा वो प्रैक्टिकली होता ही है, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई कंपनी पॉलिसी इशू करते वक्त नहीं बोलती 10% से ज्यादा का है। होता है, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम नहीं होता, बट रेयरली सुनने मिलता है। फिर क्या बोला है? In case any sum is received on the death of a person, exemption would be available irrespective of the annual premium payable of the LIP। पहले तो ऐसा बोल दिया कि 5-5 लाख के ऊपर अगर सिंगल पॉलिसी या एग्रीगेट एक्सीड हुई ना तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर कहा कि ये पॉलिसी मैच्योरिटी पे पैसा मिला है उस पर्सन ने जिसने पॉलिसी ली थी, ऐसा नहीं हुआ है, उस पर्सन की डेथ हो गई, और डेथ हो जाने की वजह से जो पर्पस था पॉलिसी का कि नॉमिनी को पैसा मिलेगा, उसे मिला है। जब नॉमिनी को पैसा मिलेगा
उस पर्सन की डेथ हो गई तो हम उससे टैक्स लेंगे। ऐसे मौके पे टैक्स वसूला जाता है, क्योंकि इस पॉलिसी का मेन पर्पस ये था कि कल को दिक्कत आई तो मेरे परिवार वाले को पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए पॉलिसी ली है, हम उस पर टैक्स लेंगे। ना जी, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे इसका मतलब डेथ की सिचुएशन में डज नॉट मैटर कि वो पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा था या नहीं, एग्जेम्प्ट, क्योंकि वो तो मैच्योरिटी पे टैक्स करना था ना। तो मैच्योरिटी क्यों हुई वो तो आपको पता ही है ना, डेथ की वजह से हुई या अदर सिचुएशन की वजह से। अगर अदर सिचुएशन की वजह से हुई है तो ही हम टैक्स करने जाएंगे, अगर डेथ की वजह से हुई तो हम टैक्स नहीं करेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया टर्म इंश्योरेंस, इससे अच्छा एग्जांपल ही नहीं है इसका। टर्म इंश्योरेंस, मेरा भी टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ है। मेरा टर्म इंश्योरेंस है 1 CR का। तो मेरा जो टर्म इंश्योरेंस है उसका मतलब क्या होता है, मुझे 5 साल प्रीमियम भरना है, 5 साल प्रीमियम भरना है, हो गया, जिसका मैं ATC में डिडक्शन लूंगा। अब अगर मेरी डेथ हुई तो वो पैसा जो सम अश्योर किया है वो मेरे परिवार वालों को मिल जाएगा, जो मैंने नॉमिनेट किया होगा। दैट्स इट। अदरवाइज मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला, यानी मैंने बस पैसा डाल दिया है, उसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। ऐसी सिचुएशंस में कोई टैक्सेबिलिटी आएगी ही नहीं। अब मैंने अगर पॉलिसी लिया ना 50 करोड़ की, तो उसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा ही होगा, टर्म इंश्योरेंस वाला। और उसका प्रीमियम अगर 5 लाख से ज्यादा भी होगा तो भी डेथ पे पैसा किसको मिल रहा है, नॉमिनी को, मेरे परिवार में से जिसको भी मैंने नॉमिनेट किया होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। 5 लाख वाली बात मैटर ही नहीं करती। मतलब सर पहले भी डेथ पे एग्जेम्प्ट था, अभी भी डेथ पे एग्जेम्प्ट है। अगर डेथ नहीं है, अदर सिचुएशन है और उसी पर्सन को मैच्योरिटी पे पैसा मिला है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि डेथ पे ही पैसा मिले, मैच्योरिटी पे सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिल गया, तो फिर उस केस में अगर उस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो हम उसे टैक्सेबल करेंगे। इसका मतलब अब आप इसको एक समराइज फॉर्म में, एक चार्ट जैसे फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी कंपनी की है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, मैक्स, व्हाटएवर। लेकिन किसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यूलिप की, और किसकी बात नहीं कर रहे हैं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आप जानते हैं पहले से टैक्सेबल ही होता है, और यूलिप का टैक्सेशन आपको पढ़ना नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी तो पहले से ही टैक्सेबल है, आपने पीजीबीपी और सैलरी के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कब इशू हुई? इशू 1/4/23 के पहले हुई या 1/4/23 या उसके बाद हुई? इशू अगर 1/4/23 के पहले हुई तो खाली 10% ऑफ सम अश्योर्ड के अंदर होना चाहिए, ऐसे ही सम अश्योर्ड, तो उसे क्या रखेंगे, एग्जेम्प्ट। एक 4/23 या उसके बाद हुई, अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, तो फिर देखेंगे क्या डेथ की वजह से मैच्योरिटी हुई है, तो एग्जेम्प्ट। 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक है, बट पॉलिसी का जो प्रीमियम है, कौन सा प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, वो 5 लाख से ज्यादा है। इफ इट इज अ सिंगल पॉलिसी तो सिंगल, और अगर एग्रीगेट है यानी कि अगर मल्टीपल पॉलिसीज है तो उसका एग्रीगेट। अगर हां तो टैक्सेबल किया जाएगा, जिसके लिए हमें 56(2)(13) पढ़ना है, रेड विथ रूल्स। जिसमें अगर सिंगल पॉलिसी है तो इजी होगा, मल्टीपल पॉलिसीज है तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, चॉइस होगी आपकी, जो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू, जो गाइडलाइंस आई है उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बट हम उन गाइडलाइंस वगैरह को देखें, कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उससे पहले हमें कितना टैक्सेबल किया जाएगा, उसके लिए 56(2)(13) की जो एक्चुअल लैंग्वेज है, रेड विथ रूल, उसे हम समझ लेते हैं। एक क्लैरिफिकेशन देखो, आपको पहले ही जो मैंने डिस्कस कर लिया वो दिया है, ये 5 लाख वाली बात वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस, वेयर द सम इज ओनली पेड टू द नॉमिनी, जिसमें आपको पैसा मिल ही नहीं सकता है, नॉमिनी को ही मिल सकता है। Hence, sum received under term life insurance shall continue to be exempt.
हम किन की बात कर रहे हैं? ये अब मैं 56(2)(13) की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। Where any sum is received, including bonus, at any time during a previous year under a life insurance policy other than ULIP and Keyman, क्योंकि इनकी बात तो अलग से ही होती है, ये तो वैसे ही exempt नहीं होते, which is not exempt under 1010D, the sum so received exceeds the aggregate of premium paid and was not claimed as deduction under any other head, would be chargeable under the head income from other source as per rule 11 UACA। 11 UACA के तहत इसे चार्ज क्रिएट किया जाएगा, जिसमें देखो क्या लिखा है, कितना टैक्सेबल किया जाएगा, जितना मिला माइनस जितना प्रीमियम आपने ड्यूरिंग द टेन्योर पे किया हो, पर उस प्रीमियम का डिडक्शन किसी और सेक्शन में आपने नहीं लिया होना चाहिए। अगर उस प्रीमियम का डिडक्शन आप पहले ही किसी और सेक्शन में ले चुके हैं तो उसका फिर से डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। यह बात आपको नीचे रूल्स में क्लैरिफाई होती हुई दिखेगी। सिचुएशन बनाई है, पहली बार पैसा मिला, ऐसा भी हो सकता है ना पॉलिसी में चेक पॉइंट्स हो, इतना समय हो जाने पे थोड़ा पैसा मिलेगा और फिर और समय हो जाने पे थोड़ा पैसा मिलेगा। हम समझो एक बार सिंपल पॉलिसी मानते हैं, 10 साल की पॉलिसी और 10 साल के बाद पैसा मिलेगा। Where the sum is received for the first time under LIP during the previous year, जिसे हम फर्स्ट प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, तो A minus B will be taxable under IFOS, जिसमें A क्या है, जितना भी पैसा अभी तक आपको मिला है, माइनस B क्या है, जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है, जिसे अभी तक आपने डिडक्शन के रूप में किसी भी और सेक्शन में क्लेम नहीं किया है, उतना लेस कर दो। एग्जाम्पल बना लेते हैं, इजी कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप साथ साथ में लिख लें तो और अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, समझो 1/4/23 को मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, सिंगल, मेरे पास एक ही है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो 1 CR है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, और इसका जो एनुअल प्रीमियम है वो 10 लाख है। 10 लाख का इसका एनुअल प्रीमियम है, 10 लाख, दिस इज द एनुअल प्रीमियम। अब मैं हर साल इस पॉलिसी पे 80C में क्या लेता था, डिडक्शन एवरी प्रीवियस ईयर, और समझो मैंने एवरी प्रीवियस ईयर 1.5 लाख का डिडक्शन लिया है। 2023, 24, 24, 25, 25, 26, हर साल 1.5 लाख का लिया। एक बार इजी रखने के लिए मान लो हर साल 1.5 लाख का डिडक्शन लिया है। ये जो पॉलिसी है ये 10 ईयर्स की पॉलिसी है, तो 10 साल तक मैं डिडक्शन लेता रहा। इस तरह से 1/4/23 को एक किश्त भरी, 1/4/24 को, 1/4/25 को, ऐसे में भरता गया। और समझो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हुई है और मुझे सम रिसीव हुआ है ऑन 1/10/33 को, समझो 1,20,00,000। सर पर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड था तो 1,20,00,000 कैसे मिला? 20 लाख का बोनस मिला। बोनस वो पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से आपको मिलता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा 1,20,00,000 का आपको बोनस मिला। इस दिन सम रिसीव हुआ। भाई पॉलिसी तो 10 साल पे खत्म हो गई होगी, लेकिन फिर क्लेम वगैरह में आप फाइलिंग वगैरह करते हो, वो सब में समय जाता है ना, पेपर वर्क वगैरह, एंड इस तरीके से पैसा आपके बैंक में कब आया? सीधे 1 अक्टूबर 2033 को आपको पैसा आया। 10 साल की पॉलिसी थी, 10 साल तक आपने प्रीमियम भरा होगा। अब अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ होता, तो आप क्या बोलते? सर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, 10% का लिमिट होता है, 10 लाख है, 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है, 10% के अंदर है, पॉलिसी इज एग्जेम्प्ट, कितना भी मिलाओ 1010D, खत्म हो गई बात। लेकिन अब आप क्या बोलोगे? सर पर पॉलिसी इज इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/23, अभी आप ऐसे नहीं चलेगा। पॉलिसी 10% की तो है, माना, पर क्या इस सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? हाँ जी सर 5 लाख से ज्यादा है, ये तो 5 लाख से ज्यादा है। 5 लाख से ज्यादा है तो अब तुम बच नहीं सकते। अब जिस दिन मैच्योरिटी होगी और पैसा मिलेगा उस दिन IFOS में टैक्सेबल होगा। तो आपने बोला सर कौन सा प्रीवियस ईयर? अरे प्रीवियस ईयर 33-34, 33-34 पकड़ना होगा। प्रीवियस ईयर 33-34 में लिखोगे A और B, A - B = IFOS। कौन सिखाया ABCD? रूल 11 UACA सिखाता है और बोलता है A - B करो। हमने बोला A में क्या ले? बोले कितना मिला तेरे को? बोला 1,20,00,000 मिला। बोले पूरा ले।
फिर बोला जितना प्रीमियम आज तक भरा ना पूरा लेस कर दे। तो हमने बोला 10 साल में 10-10 लाख भरे हैं, हमने 1 करोड़ का प्रीमियम भरा है अभी तक, 1 करोड़ का प्रीमियम, वो पूरा लेस कर दूं? हमने बोला रुको, 1 करोड़ का प्रीमियम लेस करने जाओगे? क्या तुम्हें इसमें से कुछ डिडक्शन पहले ही नहीं मिल गया कई सालों में? हम कहेंगे मिला ना, हर साल 1.5 लाख मिलता था प्रीमियम का ही, और भी चीजें मिलती होगी पर मैं ऐसा मान रहा हूं इजी रखने के लिए 1.5 लाख प्रीमियम का ही मिलता था। 1.5 लाख अगर प्रीमियम का ही मिलता था तो आप यहां बी में जब लिखने गए होगे 10 लाख इंटू 10, उसमें से लेस कितना कर दोगे? 1.5 लाख, बचेगा कितना? 8.5 लाख, और 8.5 लाख इंटू 10 करोगे तो दैट इज 85 लाख। 85 लाख लेस करने के बाद यहां कितना बचेगा? 35 लाख। 35 लाख इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS। 35 लाख टैक्सेबल किया जाएगा IFOS में प्रीवियस ईयर 33-34 में। जितना डिडक्शन क्लेम कर चुके हो उतना हटा देना होगा। ये तो मैंने हर साल 1.5 लाख माना, अगर हर साल अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ ATC तो उसके हिसाब से हर साल का अलग अलग निकालोगे और फिर जो टोटल प्रीमियम 10 सालों में भरा वो आप लेस कर दोगे। ये मैंने इजी क्वेश्चन कराया जिसमें एक ही बार पे आउट हुआ। अगर मल्टीपल टाइम्स पे आउट हो सर, तो अगर मल्टीपल टाइम्स पे आउट होगा ना तो हर पे आउट पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, हर पे आउट पे। लेकिन कैसे? पहले पे आउट पे जितना पे आउट हुआ माइनस अभी तक जितना प्रीमियम भरा होगा उस पे आउट तक, माइनस उसमें से जितना डिडक्शन हो चुका होगा वो हटाने के बाद वो लेस कर दोगे। फिर इससे सेकंड पे आउट हुआ तो सेकंड पे आउट के वक्त जितना पे आउट हुआ वो सी बनेगा और उसमें से लेस करोगे वो प्रीमियम जो आज तक पे किया होगा माइनस बी, माइनस कोई जिसका डिडक्शन किसी और सेक्शन में ले चुके हो। इस तरह से एक टाइमलाइन पे अगर मैं आपको ये सजा के समझा दूं तो समझो, मैंने 1/4/23 को पॉलिसी ली, सिंगल पॉलिसी रख रहा हूं इजी रखने के लिए। 10 लाख का एनुअल प्रीमियम भरते हैं हम, एनुअल प्रीमियम। कुछ 5 प्रीमियम भर चुका था मैं, 5 प्रीमियम्स आई हैव ऑलरेडी पेड, एंड एक पहला पे आउट हुआ, समझो 70 लाख का पे आउट हुआ ये, एंड फिर और बाकी 5 प्रीमियम्स भरे, एंड फिर एक लास्ट पे आउट हुआ। 2 ही पे आउट हुए, इजी रखते हैं, नहीं तो जितने मल्टीपल पे आउट्स होंगे उतना देखेंगे हम। और वो जो पे आउट है उसके अंदर मुझे समझो मिले हैं 50 लाख, 50 लाख, ये सब इंक्लूडिंग बोनस हो गया। आपको तो वैसे भी जितना पे आउट है उससे मतलब है। इसे ए बुलाएंगे और इसे सी बुलाएंगे। ये मैं रूल 11 UACA के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। ये जो भी प्रीवियस ईयर होगा उस प्रीवियस ईयर में IFOS, ये जो भी प्रीवियस ईयर होगा उस प्रीवियस ईयर में IFOS, जो भी प्रीवियस ईयर होगा। इसमें से हम माइनस कितना करने जा रहे थे? 10 लाख जो 5 प्रीमियम भरा, और इसमें से भी हम माइनस कितना करने जा रहे थे? 10 लाख जो 5 प्रीमियम भरा। ये वाला 5 प्रीमियम ये है, ये वाला 5 प्रीमियम ये है, लेकिन 10 लाख में से 1.5 लाख तो ले चुके थे ना, तो 1.5 लाख तो हटा ही दोगे, एंड जो 8.5 लाख होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8.5 लाख होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड जो अमाउंट आएगी वो आप 70 में से और यहां 50 में से लेस कर दोगे, तो जो आएगा वो आपका IFOS हो जाएगा। ये आपका रूल 11 UACA है, रेड विथ 56(2)(13). ये सब आप तभी पढ़ रहे हो जब डेथ पे पैसा नहीं मिला है, क्योंकि डेथ पे तो नॉमिनी को मिला होगा तो बात वैसे ही खत्म हो गई, दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। ये आपको पूरा कंटेंट यहां C और D का दिया हुआ था, तो आपको फर्स्ट प्रीवियस ईयर अब समझ आ जाना चाहिए, या फर्स्ट प्रीवियस ईयर का क्या मतलब था। और यहां क्या बोला है? सम इज रिसीव्ड इन द LIP ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, यानी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स में क्या, तो सम रिसीव्ड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स एंड एग्रीगेट पेड टिल द डेट ऑफ रिसीट। पहले तो सारा ले लिया, उसमें से जो डिडक्शन क्लेम कर चुके हो वो हटाओ, और अगर पहले से कोई बी और डी निकाल चुके हो तो जितना बी और डी पहले भी निकाल चुके होगे वो भी हटा दो। अब डी वापस क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है ना थर्ड पे आउट हो, तो थर्ड पे आउट होगा तो एक बी होगा और एक डी होगा, और अगर सेकंड पे आउट ही होगा तो उस केस में से बी होगा जो पहले आपने किया होगा। या उसको इजी कर सकते हो ना, बी के बाद वाले ही प्रीमियम लेना ना, हो गया आसान, या लास्ट पे आउट के बाद वाले प्रीमियम लेना, जैसा आपको यहां एग्जांपल में बताया। इतना टेक्निकल लैंग्वेज में क्यों फंसना है, उसको सिंपल लॉजिक को रखो, जो सिंपल लॉजिक होना चाहिए वही है। इंडेक्सेशन की तो प्रभु बात ही मत कर लेना, क्योंकि ये IFOS पढ़ रहे हो आप कि इंडेक्स कैसे करेंगे, पुराना है, कुछ मतलब ही नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। ये आपका मेन कैलकुलेटिव वाला पार्ट हो गया। इस कैलकुलेटिव वाले पार्ट के लिए एक क्लेरिफिकेशन और है कि ये जो आप प्रीमियम का अमाउंट लेंगे ना, इस प्रीमियम में GST भी लगा होगा, उस GST को हटा के सब कुछ देखेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन हो गया। सर समझो मैंने एक पॉलिसी ली 4,80,000 की, 4,80,000 का एनुअल प्रीमियम है,
और उस 4,80,000 पे 18% जीएसटी भी है, तो जीएसटी लगाते ही तो 5 लाख क्रॉस हो गया। तो सर जीएसटी लगा के देखना है 5 लाख क्रॉस हुआ या जीएसटी के बिना? गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया जीएसटी के बिना देखना है, एंड सारी कैलकुलेशंस भी जीएसटी के बिना की जाएगी। क्लियर कर दिया कि जीएसटी लगा के नहीं देखना है, जीएसटी हटा के देखना है। ये एक सिंपल क्लैरिफिकेशन आ गया। आपको पूरा अमेंडमेंट पढ़ा दिया मैंने, लेकिन आपके मन में अभी भी ये हो सकता है कि सर ये जो मल्टीपल वाला था ना, मल्टीपल, उसमें अभी भी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं दिमाग में, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सरकार ने इशू की है गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस में अलग अलग सिचुएशंस बना के इन्होंने बहुत कुछ समझाया है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा आप इन सिचुएशंस और केसेस को पढ़ो, मैंने 2 डॉक्यूमेंट में दी है। मैं कहूंगा जो मैंने समझाया उसमें बेसिक बुद्धि लगाने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं, जैसे देखो 10 एग्जाम्पल्स है और ये गवर्नमेंट ने दी है अपनी गाइडलाइंस में समझाने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/13 को इशू किया, 6 लाख का प्रीमियम, एक ही पॉलिसी है, 60 लाख का सम एश्योर्ड, 10% के अंदर है, मैच्योरिटी प्रोसीड्स कितनी है? 70 लाख। पॉलिसी कब इशू हुई? 1/4/23 के पहले। 1/4/13 की बात कर रहे हैं सर, 1/4/13 की, 10% के अंदर है, कुछ भी हो जाए ऐसी पॉलिसी क्या होती है? एग्जेम्प्ट। डेथ हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल केस। एग्जांपल नंबर 2, पॉलिसी कब इशू हुई? 1/4/23 को, आपकी डेट पे आ गया, 10% के तो अंदर ही है, सम एश्योर्ड के 10% के अंदर है, तो पॉलिसी का प्रीमियम देखना होगा। क्या पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? नहीं सर, 5 लाख है, 5 लाख है, बच गए। क्या रहेगी पॉलिसी? एग्जेम्प्ट, कुछ टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तीसरा एग्जांपल, पॉलिसी कब इशू की गई? 1/4/23, प्रीमियम क्या 10% के अंदर है? हां सर 10% के अंदर है, बट क्या प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? हां सर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, तो अब क्या आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है? ना, ये क्या होगा? टैक्सेबल। कब होगा? मैच्योरिटी ईयर में। मैच्योरिटी कब हो रही है? 2033। 2033-34 में 70 लाख क्या बनेगा? सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन मतलब इनकम ए बनेगा, माइनस कॉस्ट आपकी क्या है? जो 6 लाख का आपने प्रीमियम भरा होगा हर साल जितना भी, वो, लेकिन जितना डिडक्शन ले लिया होगा वो हटा दोगे, वो बी बनेगा, ए माइनस बी करके टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, अब 2 पॉलिसीज आ गई, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। क्या दोनों पॉलिसी 1/4/23 या उसके बाद है? यस सर। क्या दोनों पॉलिसी 5-5 लाख के अंदर है? हां सर, 3 लाख 2 लाख, 10% तो सेटिस्फाई हो गई। अगर 10% ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वैसे ही टैक्सेबल करोगे आईएफओ इसमें 56(2)(13) में ही। अगर 10% सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 10% सेटिस्फाई हो गया तो 5 लाख वाली लिमिट देखोगे। दोनों सर 5-5 लाख के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? जोड़ दो। क्या जोड़ने के बाद 5 लाख क्रॉस हुआ? आपने बोला सर 3 लाख और 2 लाख जोड़ा, तो क्या ये क्रॉस हुआ? नहीं, अभी भी ये 5 लाख है। मतलब दोनों पॉलिसी क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट, क्योंकि दोनों मिला जुला के भी 5 लाख क्रॉस नहीं हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एग्जेम्प्ट हो गई। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ए पॉलिसी बी पॉलिसी दोनों 1/4/23 या उसके बाद इशू हुई है? हां जी 1/4/23 को इशू हुई है। क्या 10% के अंदर ही है प्रीमियम? हां सर 10% के अंदर ही है प्रीमियम। दोनों पॉलिसी क्या अपने आप में 5-5 लाख के अंदर है? आप कहोगे सर ए तो है पर बी नहीं है, इसका मतलब फिर तो ये सिंगल सिंगल पॉलिसी हो गई, एग्रीगेट करने की तो नौबत ही नहीं आई, क्योंकि जब सिंगल सिंगल पॉलिसी 5-5 लाख तक होती तब उन्हें जोड़ के देखते कि क्रॉस हुआ या नहीं। यानी ए क्या होगी? एग्जेम्प्ट, और बी क्या होगी? टैक्सेबल। कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता यहां, ये ऑप्शन थोड़ी हुआ आपका, क्योंकि दोनों पॉलिसी इंडिविजुअली ही 5-5 लाख में बढ़ गई। अगर दोनों 5-5 लाख के अंदर होती तो जोड़ के देखते 5 लाख क्रॉस हुआ या नहीं, फिर सिलेक्शन करते। यहां तो बी वाली 5.5 लाख है, मतलब वो तो टैक्सेबल हो ही गई, और 4.5 लाख वाली 5 लाख के अंदर है, तो वो तो एग्जेम्प्ट है ही। एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि एक डाउट और आया होगा मन में, वो इससे क्लियर हो जाएगा। 1/4/23 को 3 पॉलिसीज इशू हुई, 1 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख। 1 लाख, 3.5 लाख, 6 लाख। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? सर इनमें से वो पॉलिसी को पहले बाहर निकाल दो जो 5 लाख के ऊपर है। सर सी पॉलिसी, सी तो टैक्सेबल है ही, क्योंकि 5 लाख के ऊपर ही है। अब आप ए और बी पकड़ोगे। क्या ए और बी दोनों 5-5 लाख तक है? यस। क्या ए और बी मिला के भी 5 लाख तक है? यस। ए भी एग्जेम्प्ट, बी भी एग्जेम्प्ट, क्योंकि दोनों मिला जुला के भी 5 लाख तक ही है। एग्जाम्पल नंबर 7, 4 पॉलिसीज
पर ध्यान दें, पहली पॉलिसी 1/4/22 या उसके उस दौरान है, तो 1/4/23 के पहले है, यानी ये पॉलिसी तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, मैं इसे तो इग्नोर ही कर देता हूं और बाकी 3 देखूंगा 1/4/23, 1/4/23, 1/4/23, जिसमें 5 लाख चेक करूंगा तो सी तो टैक्सेबल हो ही गई क्योंकि वो 5 लाख से ज्यादा है, और ए और बी को जोड़ा तो भी तो वो 4.5 लाख पे ही पहुंचे, यानी ये दोनों क्या रहने वाले हैं, एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 8, 4 पॉलिसीज और चारों की डेट आप देखो 1/4/23 या उसके बाद है, चारों की अगर 1/4/23 या उसके बाद है तो अब ध्यान देना ये और अच्छे केसेस बन रहे हैं। पहले इंडिविजुअली देखो 4.5 लाख, तो आप इसे क्या कर दोगे, एग्जेम्प्ट, इसे एग्जेम्प्ट कर दोगे, इसे एग्जेम्प्ट कर दिया तो अब आप बाकी पॉलिसीज देखने जाते हो, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी और पॉलिसी सी, और पॉलिसी ए, पॉलिसी बी और पॉलिसी सी अब आपके लिए तीनों क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। देखो सी तो टैक्सेबल हो ही गई ना, क्यों, क्योंकि वो तो 5 लाख से ज्यादा ही है। अब आप ए और बी एग्जेम्प्ट करना चाहते थे तो आप क्या बोलोगे, सर 4.5 लाख तो 5 लाख में से यूज हो चुका है, एक्स में 50,000 की जगह बची है, पर ए 1 लाख है और बी 1.5 लाख है, तो अगर ए 1 लाख है और बी 1.5 लाख है तो सर वो 50,000 का काम तो होगा ही नहीं मेरा, तो ए भी टैक्सेबल हो जाएगा और बी भी टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर ए 50,000 का ही होता तो क्या ए एग्जेम्प्ट हो सकता था, यस, क्योंकि 4,50,000 के बाद अभी बकेट में 5 लाख के बकेट में और कितनी जगह बची थी, 50,000, पर अब ए भी 1 लाख का है और बी भी 1.5 लाख का है, तो कैसे काम बनता। इसीलिए अगर आपने एक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया तो ए और बी अब दोनों टैक्सेबल होंगे। अरे सी तो झक मार के टैक्सेबल होगा क्योंकि वो तो 5 लाख से ऊपर पहले ही है सिंगली देखने पे। तो आपने कहा तो सर आप एक काम करो, मैं है ना एक्स को एग्जेम्प्ट नहीं करता हूं, मैं एक्स को कर देता हूं टैक्सेबल। अब बताओ सर कुछ हो सकता है क्या, अगर आपने एक्स को टैक्सेबल कर दिया अपनी चॉइस से, अगर एक्स को टैक्सेबल कि सर मैंने उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया, तो फिर इस सिचुएशन में ए और बी दोनों क्या किए जा सकते हैं, एग्जेम्प्ट, क्योंकि 5 लाख पूरा खाली है और 1 लाख और 1.5 लाख मिला के कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, वो आराम से आपके फ्री हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वर्क्स, उसमें कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9, 1/4/23 को एक्स पॉलिसी ली, फिर ये सारी भी 1/4/24 की ली हुई है, आपने एक्स को कर दिया समझो एग्जेम्प्ट, कितना जगह यूज हो गया है, 2.5 लाख, सी तो टैक्सेबल होनी है। अब आपने जब ए पॉलिसी ली तो अगर मैं एक्स और ए को मिला लूं तो भी मैं 5 लाख क्रॉस नहीं करता, मतलब मैं ए को एग्जेम्प्ट कर सकता हूं, ए को एग्जेम्प्ट कर सकता हूं, अगर ए को एग्जेम्प्ट कर दिया तो बी को अब क्या करना पड़ जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि 2.5 लाख और 2 लाख 4.5 लाख यूज हो गया तो अब तो जगह बची ही नहीं। लेकिन अगर समझो सर मैंने कहा मैं ए को कर देता हूं टैक्सेबल, तो क्या मैं बी को कर सकता हूं एग्जेम्प्ट, यस, ये भी ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है, क्योंकि एक्स और बी मिला के भी 5 लाख ही जा रहे हैं, एक्स और बी मिला के भी तो 5 लाख ही हो रहे, क्रॉस नहीं कर रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हो आप। सर मेरे दिमाग में एक और खुराफात आई, मेरे दिमाग में यह आया सर एक काम करो आप एक्स को ही कर दो टैक्सेबल, अगर एक्स को ही कर दिया टैक्सेबल तो क्या ए और बी दोनों को कर सकते हो एग्जेम्प्ट, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये पूरा आपको यहां लिख के दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के साथ पूरा लिख के दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10, लास्ट एग्जाम्पल, इसमें 5 पॉलिसीज हैं, 1/4/23 को सर एक्स ली है तो सब 1/4/23 या 1/4/23 के बाद ही, सर मैंने एक्स को कर दिया एग्जेम्प्ट, मैंने वाई को भी कर दिया एग्जेम्प्ट, कर सकते हो, यस, एक्स और वाई एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, 2 लाख 2 लाख मिला के 4 लाख ही हो रहा है। सर सी तो टैक्सेबल ही है, कुछ भी कर लो क्योंकि वो तो 5 लाख से ज्यादा ही है, पर अब अगर मैंने एक्स और वाई एग्जेम्प्ट कर दिया तो ए और बी मुझे टैक्सेबल ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 5 लाख की जगह थी वो एक्स और वाई में यूज हो गई, तो ए और बी में अब जगह ही नहीं बची हुई है क्योंकि 4 लाख यूज हो गया। सर अगर ए 1 लाख का होता तो ए भी एग्जेम्प्ट हो जाता क्योंकि 5 लाख टोटल में आ जाता वो, लेकिन यहां तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो सर आप समझो एक काम करो, एक्स और वाई है ना, उन दोनों को कर दो टैक्सेबल आप एक बार के लिए, ऑप्शंस बना रहे हैं क्योंकि ऑप्शन आपका है। क्या अब ए और बी दोनों एग्जेम्प्ट किए जा सकते हैं? हां जी, एकदम किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने कुछ यूज नहीं किया और 5 लाख के अंदर ही आ रहे हैं ए और बी, सी तो टैक्सेबल है ही। सर एक काम करो, दिमाग में एक और ऑप्शन आ रहा है, आप इसे कर दो एग्जेम्प्ट, इसे कर दो टैक्सेबल। अब तो 2 लाख यूज हो चुका है,
3 लाख अभी भी बचा है, तो अगर इसे एग्जेम किया तो ये टैक्सेबल, और अगर इसे टैक्सेबल किया तो ये एग्जेम्प्ट। ये भी एक ऑप्शन है। सर एक ऑप्शन और आ रहा है मन में, क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये टैक्सेबल और ये एग्जेम्प्ट? हां जी कर सकते हो। 2 लाख यूज हो गया, 2 लाख अभी भी बाकी है, तो ए और बी में अगर मैं जाऊंगा तो क्या ए को मैं कर सकता हूं एग्जेम्प्ट कर दो, लेकिन फिर बी को क्या करना पड़ेगा टैक्सेबल। और सर अगर समझो मैं ए को कर देता हूं टैक्सेबल, तो फिर बी को क्या कर सकता हूं एग्जेम्प्ट। ये सब इतने केसेस पॉसिबल हो गए। ये सब केसेस आपको यहां आराम से समझाए हुए हैं, आप आराम से रीड कर सकते हैं। देखो अगर आप लॉजिक समझ गए होगे ना तो ये केसेस मुश्किल नहीं लगेंगे। मैं आपको इसका सिंपल क्रक्स क्या बता देता हूं। 1/4/23 के पहले पॉलिसी हो ना, उसको तो भूल जाओ। 1/4/23 या उसके बाद हो, उसका अकेले की पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो, उसको टैक्सेबल लिख दो चुपचाप। अगर उस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख तक है और वो अकेली पॉलिसी है तो एग्जेम कर दो। और अगर ऐसी कई सारी पॉलिसीज है, चाहे वो कभी भी ली हो, तो सारी पॉलिसीज का टोटल मारो। टोटल मार के जिन पॉलिसीज का टोटल 5 लाख तक है वो सारी एग्जेम कर दो, और जो 5 लाख के बाहर गिर रही है वो सब टैक्सेबल कर दो। अब उनमें से कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वो चॉइस बना लो और अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर लो आपको कौन सा लेना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीएसटी को क्या करना है, इग्नोर। टर्म लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट ही होगा। और ये जो सिचुएशंस हैं वो सिचुएशंस आपको मैंने समझा दिए क्वेश्चन के थ्रू। मुझे नहीं लगता एग्जाम में ये जो 10 एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाए इतने लेंथ पे जाया जाएगा, इतना डिफिकल्ट कर दिया जाएगा उसको, हालांकि इतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन एमसीक्यू में पॉसिबल है कि अलग अलग केसेस बना दिए जाएं और उसके हिसाब से बोला जाए बताओ क्या एग्जेम्प्ट है क्या टैक्सेबल। वो इजीली बनाया जा सकता है और ये आपके मटेरियल में डाल दिया गया है पूरा का पूरा 10 एग्जांपल्स। तो आपकी पूरी इसके ऊपर ग्रिप अच्छे से होनी चाहिए। इसके साथ हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है डिडक्शंस का चैप्टर। डिडक्शंस का चैप्टर का ये अग्निपथ वाला पार्ट तो आपको पूरा पढ़ चुके हैं हमने फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया था। हां, जो बीएससी वाला पार्ट है वो बाकी रखा था, वो अभी भी बाकी है, वो हमें डिस्कस करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे। पर डिडक्शन में एक अमेंडमेंट और है, उस एक और अमेंडमेंट को कवर कर लेते हैं। वो क्या है, 80G डोनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सब एसएससीज को मिलता है, सारे टैक्स पेयर्स इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80G में। और यहां पे आपने पढ़ा होता है 4 एरियाज। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें कितना भी डालो पैसा 100% डिडक्शन मिलता है, पर डालना कैश के अलावा बाकी मोड्स में ही होता है अगर 2000 से ऊपर का अमाउंट है तो। दूसरा, कुछ 4 फंड्स थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ड्रॉट रिलीफ फंड, जिसके अंदर कितना भी डालो पर 50% डिडक्शन मिलेगा। देन कुछ फैमिली प्लानिंग एंड ओलंपिक एसोसिएशन का फंड थे जिसमें लिमिट तक ही डाल सकते हो और पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा। एंड देन उसके अलावा फिर जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, जो इनकम टैक्स में जिनको मान्यता मिली है, जिनके पास 80G देने का सर्टिफिकेट देने का हक होता है, उनमें एक लिमिट तक ही डिडक्शन मिलेगा और वो भी 50% ही मिलेगा। ये आपको पता है, ये आपने पढ़ा है। इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट होता था ना, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, उसमें इन तीनों को उड़ा दिया है गवर्नमेंट ने, ये तीनों को हटा दिया। बोला इन तीनों में डोनेट करने पे डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, जाओ डिडक्शन ही नहीं देंगे। पहले क्या मिलता था, जितना डोनेट करना है करो 50% मिलेगा, तो अगर 10 लाख डोनेट किया तो 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अब मिलेगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि इसको उठा के 4th पॉइंट में डाल दिया है कि भाई लिमिट में मिलेगा या ऐसा कुछ, मिलेगा ही नहीं। तो ये जो तीनों हमारा जो भारत का जो इतिहास है उसमें आप देखोगे तो ये एक लीनिएज है, पारिवारिक लीनिएज है। नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी एंड देन राजीव गांधी जी, इन तीनों के लिए जो फंड्स बनाए हुए थे इनकी याद में और इनके अलग अलग पर्पसेस और एजेंडाज थे, उन तीनों फंड्स को इन्होंने यहां से हटा दिया है, उसका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अब ये क्यों हटाए गए हैं, किस लिए हटाया है, अब हर बात बताने की जरूरत नहीं है। इतने समझदार हो आप, इतनी उम्र हो गई है आपकी, वोट देने आप भी जाते हो अब, तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि क्यों हटाया है, क्या हटाया है, इसके पीछे क्या फंडा है। एंड देयर बाय इन तीनों को अब आपको दिखाई दे तो इनका कोई डिडक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करना है। इस तरह से डिडक्शंस में 2 ही अमेंडमेंट्स हैं। एक नया सेक्शन आया 80CCH जो हमने पूरा पढ़ लिया, अग्निवीर। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलेगा पूरा।
कुछ 115 बीएससी का लिंकेज है वो बाकी है। एंड दूसरा 80G में जो 3 फंड से उन्हें डिलीट कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है। तो डिडक्शंस में आपके इतने ही अमेंडमेंट्स किए गए हैं। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन आ जाता है टीडीएस और टीसीएस का डिस्कशन, जो मैं इस सेशन में नहीं ले रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में लूंगा। एक ब्रेक लेंगे हम छोटा सा, एंड उस नेक्स्ट सेशन के अंदर टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, वो हमें देखने होंगे। एंड देन 115 बीएससी जो हमने थोड़ा बाकी रखा था और उसके बाकी चेंजेस को हम कवर करेंगे, उस पे क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसके साथ अपने सारे अमेंडमेंट्स को क्लोज करेंगे। तो इस सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और साथ साथ में कुछ तरह के डाउट्स हैं या कोई क्लैरिफिकेशंस हैं तो जरूर हमसे पूछें। इसी तरीके से बस पढ़ते रहें, अच्छे से कवरेज करते रहें, आराम से आपके एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।